नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो लाते हैं हम आपकी मदद करने के लिए, हमारे सभी व्यूअर्स के पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के लिए। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी आपके पास है तो आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट कीजिए तरीका, इशू में पार्टिसिपेट करने का। व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप ईमेल के थ्रू कनेक्ट करें yourmoney@nw18.com, और साथ ही आप अपने क्वेश्चंस हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भेजें। ट्विटर, फेसबुक पर जाएंगे CNBC आवाज के हैंडल पर, वहाँ पर #AskAwaz योर मनी लिखें और अपने सवाल आप हमें लिख भेजें। यह है तरीका इशू में पार्टिसिपेट करने का। तीनों प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए त्रिवेंता वेल्थ के फाउंडर और CEO कीर्तन शाह मौजूद हैं। कीर्तन, नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लें उससे पहले हर रोज हम कोई ना कोई टॉपिक पिक करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हमारे व्यूअर्स की बेहतर हो सके, और आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे आर्बिट्रेज फंड की। तो ये एक ऐसे कैटेगरी है जिसके बारे में आई एम श्योर बहुत कम इन्वेस्टर्स होंगे जो जानते होंगे या फिर उतनी प्रिसाइज नॉलेज होगी। तो बताइए हमारे व्यूअर्स को आर्बिट्रेज फंड के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये सूट करते हैं, बताइए। दीपाली जी, सबसे पहले आर्बिट्राज होता क्या है? एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री NSE पे 1300 रुपए पे ट्रेड हो रहा है और BSE पे 1305 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। तो आप जब 1300 पे लेकर 1305 पे बेच देंगे तो आपको 5 रुपए का फायदा हो जाएगा। इसमें कोई रिस्क नहीं है लार्जली, राइट? तो आइडिया ये है कि जब भी आप एक आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, फंड मैनेजर का काम टिपिकली ये है कि वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज ढूंढे और उसमें रिस्क फ्री पैसा बनाकर दे। तो मान लीजिए फंड में किस तरीके से होता है, मान लीजिए रिलायंस का प्राइस कैश मार्केट में 1300 रुपए, तो उसका फ्यूचर्स 1305 या 1307 रुपए पे ट्रेड होगा। तो फंड्स क्या करते हैं, 1300 रुपए पे कैश मार्केट में रिलायंस को खरीद लेते हैं और 1305 या 1307 जो भी प्राइस पे फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है वहां पर उसे शॉर्ट कर देता है। और जब भी मंथ एंड पे एक्सपायरी आ जाती है, तब एक्सपायरी के टाइम पे ये प्राइस सेम हो जाता है। तो आपने जो 7 रुपए का ट्रेड पहले लिया था वो आपको 7 रुपया महीने के एंड में बन जाएगा जब एक्सपायरी हो जाएगी। तो ये लार्जली रिस्क फ्री, अगर मैं कह सकूं तो, उस तरीके की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है। ये फंड्स में टिपिकली किसी भी निवेशक का जिसका 3 से 6 महीने का एटलीस्ट व्यू हो, उन्हें ही इस फंड में निवेश करना चाहिए। सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करने का ये है कि जब आप लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जैसे फंड्स में निवेश करते हो, क्योंकि आपको पैसा कम समय के लिए निवेश करना है, रिस्क भी बहुत ज्यादा नहीं लेना है, तो उसमें आपको 6-7% रिटर्न बनता है, पर उसमें आपको टैक्सेशन आपके स्लैब के हिसाब से लगेगा। तो आप अगर 30% वाले स्लैब में हो तो 6% पे 30% टैक्स लग जाएगा। पर अगर आप आर्बिट्राज फंड्स में निवेश करें तो क्योंकि ये इक्विटी में बाइंग सेलिंग कर रहा है, यहाँ पर इक्विटी टैक्सेशन लग जाता है। तो आप 1 साल से कम समय के लिए यहाँ निवेशित रहेंगे तो 20% टैक्स लगेगा और 1 साल के ऊपर 12.5% टैक्स लगेगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है किसी भी एक डेट फंड इन्वेस्टिंग के सामने। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। पर अगर आपको बहुत कुछ पैसा आपको फिक्स्ड इनकम में भी रखना है एसेट एलोकेशन के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आर्बिट्राज फंड की कैटेगरी बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है और बहुत सारे लोग जो फिक्स्ड इनकम जैसा निवेश करना चाहते हैं उन्होंने ये आर्बिट्राज फंड्स एक्चुअली एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि फ्रॉम अ टैक्स पर्सपेक्टिव आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न यहाँ पर बहुत बेहतर हो सकता है वर्सेस एक डेट फंड। ओके, चलिए, तो ये बताया आपको आर्बिट्राज फंड के बारे में। अच्छा, कुछ नेम्स भी सजेस्ट करेंगे क्या? और अगर कोई इसमें एक्सपोजर ले तो कितना टाइम होराइजन लेकर चले, टैक्स इंप्लीकेशंस वगैरह किस तरीके की होती है, कोई लॉक इन होता है कि नहीं, कुछ कैटेगरी ऑफ फंड्स में क्योंकि लॉक इन भी होता है, किस तरीके के इसके जो फीचर्स हैं वो हैं? 2-3 अच्छे फंड्स जो हमें लगते हैं इस स्पेस में, एक तो कोटक आर्बिट्राज है, ईडलवाइज आर्बिट्राज है, टाटा आर्बिट्राज है। ये 2-3 आर्बिट्राज फंड्स हमारे टॉप पिक है। जैसे मैंने कहा लास्ट क्वेश्चन में भी कि 3 से 6 महीने का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए मिनिमम इन फंड्स में निवेश करने के लिए। लॉक इन तो कुछ नहीं है, पर मेजरली सब फंड्स में टिपिकली 1 महीने का एग्जिट लोड पीरियड होता है। तो आप 1 महीने के पहले निकालेंगे तो एग्जिट लोड लग जाएगा। पर अगर आप 1 महीने से ज्यादा निवेशित रहेंगे तो इसमें कोई दूसरी पेनल्टी नहीं है। पर 3 से 6 महीने का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन हो तब आपको इन फंड्स में निवेश करना चाहिए।
ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले व्यूअर्स से बातचीत भी करते हैं। बेबी केसरी वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? जी नमस्कार। मेरा बताइए। मेरा पोर्टफोलियो जो है रिव्यू करवाना है और प्लस मुझे पूछना था कि बंधन इनोवेशन में और आईसीआईसी पोटेंशियल, इन दोनों में से मुझे एग्जिट करना चाहिए या इसे कंटिन्यू करना चाहिए? ओके, हेलो। आपके जो गोल्स हैं जो आपने बताए हैं वो 11 इयर्स, 13 इयर्स, 15 इयर्स, 25 इयर्स के हैं, राइट? जी जी। अच्छा, आपने ऑलरेडी जो ये एसआईपी शुरू की है, कब से की है? ये जून से मैंने किया हुआ है, अभी 2025। ओके, अच्छा, जैसे आप बता रही, आपने डिटेल्स में जो मेंशन किया था कि आपको 1 लाख का लमसम भी करना है और 5,000 की एडिशनल एसआईपी करनी है, तो उस केस में 21,000 की आपकी एसआईपी हो जाएगी, राइट? जी राइट। ओके, तो चलिए मैं आपका पोर्टफोलियो पहले बता देती हूँ कीर्तन को। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4,000 पर मंथ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3,000 पर मंथ, एचडीएफसी मल्टी कैप 3,000, मोतिलो ऑल मिड कैप 2,000, आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज 2,000, बंधन इनोवेशन 2,000। अब इनका सवाल ये है कि 16,000 की एसआईपी है, 21,000 की इन टोटल करनी है, 5,000 का एलोकेशन कहाँ बढ़ाएं, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कैसा है, 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, गोल इन्होंने जो डिफाइन किया वो भी मैं क्विकली बता देती हूँ। 11 साल में 25 लाख, 13 साल में 25 लाख, 15 साल में 25 लाख और फिर 25 साल में 1 करोड़ इनको चाहिए रिटायरमेंट के लिए। बताइए सजेशंस इनके लिए क्या हैं? बेबी जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आई थिंक लास्ट मंथ ही एसआईपी स्टार्ट की है। सही स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। अब आपका जो पहला गोल है जिसमें आपको 25 लाख रुपए चाहिए आज से 11 साल बाद, उसके लिए आपको तकरीबन 9,500 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर मैं अज्यूम करूं कि 12% रिटर्न तक का रिटर्न निकल सकता है। आपका दूसरा जो 25 लाख रुपए का गोल है जो आज से 13 साल बाद है, उसके लिए 7,000 की एसआईपी। जो तीसरा 25 लाख का गोल है आज से 15 साल बाद, उससे उसके लिए 5,000 की एसआईपी। और आपका जो 1 करोड़ का लक्ष्य है आज से 25 साल बाद, उसके लिए 6,000 की एसआईपी। तो अगर आप टोटल करें आपके चारों गोल्स को मिलाकर आपको रफली 27,500 रुपए तक की एसआईपी करनी पड़ेगी, तब जाकर आपके चारों गोल्स अचीव हो जाएंगे। आप आज जो 21,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट है। अगर आप एक साथ 27,500 नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे करके आज से जो 21,000 से स्टार्ट करें उसे बढ़ाइए, आप अपने गोल्स के काफी करीब पहुंच जाएंगे। पोर्टफोलियो में मुझे आपका पोर्टफोलियो काफी बेहतर लग रहा है। सिर्फ एक ही चीज रेकमेंड करूंगा, आपने 2 क्वेश्चंस पूछे थे। आईसीआईसीआई वाला फंड काफी बेहतर है, आप उसे कंटिन्यू कीजिए। पर बंधन इनोवेशन फंड शायद ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके पोर्टफोलियो में सॉल्व नहीं कर पा रहा है जो बाकी फंड्स कर रहे हैं, तो आप उस फंड से एग्जिट कर सकते हैं। तो आपके सब फंड्स कंटिन्यू कीजिए, सिर्फ एक ही फंड एग्जिट कीजिए जो है बंधन इनोवेशन फंड। और आपको जो 21,000 की एसआईपी करनी है, 1 लाख रुपया नया डालना है या कोई भी आगे निवेश करना है, तो उन सब पैसों को इन्हीं एग्जिस्टिंग फंड्स में रोके कोई भी नया फंड ऐड करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बचे हुए फंड्स आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर और थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। किस फंड में कितनी एसआईपी लगानी है वो भी आपको बताएगी। अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग एलोकेशन आपको करनी पड़ेगी। 21,000 की आप बात कर रही है, लगभग 27,500 का आपको एलोकेशन करना होगा। लेकिन चलिए अब बात करते हैं अगले व्यूअर से। ब्रजेश अग्रवाल एमपी से हमारे साथ कनेक्टेड है। ब्रजेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल पूछिए ब्रजेश, अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो। ओके, चलिए इनसे बातचीत नहीं हो पा रही, इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। और 62 साल इनकी उम्र है, 27,500 की मंथली सिप है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 16 लाख है। 10 साल में रिटायरमेंट के लिए इनको 2 करोड़ चाहिए और वही 15 लाख का लमसम निवेश करना है। एग्जिस्टिंग निवेश कहाँ है? आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट 7,500, मोतिलो ऑल मिड कैप 5,000, 5,000 है इनके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 5,000 बंधन स्मॉल कैप में और निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 5,000। बताइए सजेशंस। आई थिंक पोर्टफोलियो की अगर बात करूं तो पोर्टफोलियो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड और बैलेंस्ड है। पोर्टफोलियो में कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पर एक प्रॉब्लम ये है कि उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप 12% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन लेके चले तो उन्हें अगर 10 साल में 2 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है तो रफली 46,000 रुपये की एसआईपी करनी पड़ेगी, जबकि उनकी आज की एसआईपी 27,500 है, तो वो थोड़ी सी कम पड़ जाएगी अगर उन्हें
2 करोड़ का टास्क अचीव करना है। अगर वो 27,500 ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो 2 करोड़ की जगह पे 1.6 करोड़ तक का एक्सपेक्टेशन रखें, क्योंकि वो शायद 12% पे एक अचीवेबल नंबर लग रहा है। तो पोर्टफोलियो में तो कोई चेंज नहीं है, पोर्टफोलियो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सिर्फ शायद एक्सपेक्टेशन अगर 2 की जगह पे 1.6 करोड़ की कर दे, या एसआईपी को 27,500 से बढ़ाकर 46,000 कर दे। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। आपको जो फंड सिलेक्शन है वो बेहतर है, और इन्वेस्टमेंट करते रहिए, प्लस एसआईपी हालांकि आपको ज़्यादा लगेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए, बट पोर्टफोलियो में किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं तरुण से, अगले व्यूअर है हमारे साथ तरुण शर्मा। तरुण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया हुआ था। मेरा टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू लगभग 40 लाख के आसपास है। अभी मेरी फिलहाल 8 to 9 SIPs चल रही हैं। तो मैं जैसे ये जानना चाह रहा था कि जो मेरे गोल्स हैं, मेरे 3 गोल्स हैं। एक गोल है शॉर्ट टर्म गोल, मतलब मिड टर्म गोल, जो कि मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए है। लगभग मुझे 60-70 लाख रुपए चाहिए आफ्टर 10 ईयर्स। एंड देन शादी के लिए लगभग 15 साल के बाद मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। एंड देन रिटायरमेंट के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए चाहिए। तो सवाल ये है कि जो मेरा करंट पोर्टफोलियो है वो सही है या इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। सेकंड है कि मैं भी लगभग हर साल 5% के आसपास इंक्रीज करता हूँ, और मेरे पास अभी लगभग 3 लाख रुपए के आसपास और भी मनी है जिसको कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो किस किस फंड में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? ओके, तो आपने इनका सवाल सुना। 10 साल में 50 से 70 लाख का गोल, 15 से 20 साल में 1 से 1.5 करोड़, 20 साल में 10 करोड़, 85,000 की इनकी मंथली सिप चल रही है, 42 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, और हर 2 साल में ये 10 से 15% स्टेप अप करते हैं। 15,000 के एडिशनल सिप करनी है, यानी टोटल सिप हो जाएगी 1 लाख की। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 20,000, ICICI प्रो वैल्यू डिस्कवरी 15,000, बंधन स्मॉल कैप 15,000, HDFC मिड कैप 15,000, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप 10,000, SBI ब्लू चिप में 6,500, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप में 2,000 और DSP स्मॉल कैप में 1,500। तो जानना चाहते हैं अगले 10 ईयर्स के होराइजन से ये फंड्स कैसे लग रहे हैं। साथ ही एक सवाल इन्होंने गोल्ड पर भी भेजा था कि गोल्ड बॉन्ड या ऑनलाइन गोल्ड खरीदना चाहिए, या गोल्ड बॉन्ड के क्या फायदे क्या नुकसान हैं, बताइए। तरुण जी, सबसे पहले तो आपने पहला गोल जो रखा है वो है 70 लाख रुपए आपको चाहिए 10 साल बाद। उसके लिए आपको तकरीबन 31,000 रुपीज की SIP करनी पड़ेगी। आपका जो दूसरा 1.5 करोड़ का गोल है 15 साल बाद, उसके लिए भी 31,000 की रफली SIP करनी पड़ेगी। और आपका जो तीसरा गोल है, जो आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए आज से 20 साल बाद, अज्यूम करूं जो आपका 42 लाख का आज ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स है, उसे मैं अगर इस गोल के साथ अलाइन कर दूं, तो आपको इसके ऊपर दूसरी 65,000 रुपीज की SIP करनी पड़ेगी। तो अगर तीनों गोल को अगर मैं साथ में देखूं, तो आपको टोटल रफली 1,27,000 रुपीज की SIP करनी पड़ेगी। अब सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पर क्या है कि आप 85,000 प्लस 15,000, आप 1 लाख रुपए की तो SIP कर ही रहे हैं। आपको चाहिए 1,27,000 की, पर क्योंकि आपके 10 करोड़ वाले गोल में 20 साल बाकी है, तो अगर आप 5% से स्टेप अप करेंगे जैसे आपने कहा, तो आप बहुत इजीली आपका गोल अचीव कर पाएंगे, राइट? तो तीनों गोल्स आप एग्जिस्टिंग जो जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो उससे अचीव कर पाएंगे। आपका जो PPF वाला या EPF वाला जो भी दूसरा इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं, जैसे आपने क्वेश्चन में लिखा है, वो सब बोनस है, और उसकी आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, शायद ये तीनों गोल जो आपने आइडेंटिफाई किए। पोर्टफोलियो में एक सजेशन देना चाहूंगा तरुण जी, आप DSP का स्मॉल कैप फंड एग्जिट कर सकते हैं, बाकी सब फंड कंटिन्यू कीजिए। और मैं टिपिकली ये बिलीव करता हूं कि आपके दूसरे पोर्टफोलियो में जो भी फंड्स हैं वो काफी वेल डाइवर्सिफाइड और बैलेंस्ड है। तो कोई भी नए फंड को ऐड मत कीजिए डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से। जो भी नया पैसा आएगा या जो भी इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, इन्हीं बचे हुए फंड्स में कीजिए। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है, और आपकी SIP एलोकेशन कितना लगेगा उसके बारे में भी जानकारी दी गई। थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना पड़ेगा। और 20 ईयर्स में जो 10 करोड़ का आपका टारगेट है, उसको हासिल करने के लिए आपको 65,000 की इन टोटल SIP लगेगी, तो वो भी मुमकिन है। तो ये सलाह आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को लेकर। लेकिन चलिए, रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज जो करेंगे शामिल। चलो वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं योर मनी। कीर्तन शाह हमारे साथ मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। पूनम ने एक सवाल भेजा है पंचकुला से। उम्र इनकी 45 साल है, 7,000 की मंथली सिप है, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 5 लाख और 13 साल में रिटायरमेंट प्लान कर रही हैं 2 करोड़ के साथ। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो हमारे पास जो है वो है बड़ौदा BNP पारिबास रिटायरमेंट फंड 3000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2000, एडलवाइज ELSS टैक्स सेवर 1000, यूनियन ELSS टैक्स सेवर 500, श्रीराम ELSS टैक्स सेवर 500, लमसम इन्वेस्टमेंट 30,000 का निपॉन इंडिया मल्टी कैप पे है। पूनम जी हमारे साथ फोन लाइन पर भी है। पूनम जी, आपके पास ये 3 ELSS फंड है, ये आपने टैक्स सेविंग के लिए लिए हुए हैं, इनका बेनिफिट ले रही हैं आप? नो मैम। तो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए टैक्स सेविंग फंड लिए? जी मैम, पहले मतलब ले रही थी इनका बेनिफिट, बट अब नहीं ले रही क्योंकि अब तो उस रिजाइन चेंज हो गई ना। न्यू रिजीम आपने ऑप्ट की हुई है? जी अब Okay. वो opt की हुई ओके, है। बताइए कीर्तन, क्या सजेशन इनके लिए? पूनम जी, सबसे पहले तो आपके अगर गोल की बात करें तो आपने कहा कि रिटायरमेंट के लिए शायद आपको तकरीबन 2 करोड़ रुपया चाहिए आज से 13 साल बाद, और आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो रफली 5 लाख जितना है। तो अगर आप आज का 5 लाख गिने और 13 साल बाद अगर 2 करोड़ चाहिए, तो 12% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन पे हमें रफली 50,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी, जो थोड़ा सा स्टीप है। आज आप जितनी SIP कर रहे हो उससे, तो या तो आप जितना बढ़ा पाए अपनी SIP को उतना बढ़ाए, या स्टेप अप करने की कोशिश कीजिए एज एंड व्हेन आपकी सैलरी बढ़ेगी। आपके पोर्टफोलियो में मैं काफ़ी सारे चेंजेस सजेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि आपने न्यू रेजिम ले लिया, इसका प्रोबेबली ये मतलब नहीं है कि आप ELSS फंड से निकल जाए। ELSS फंड एज अ कैटेगरी इन इटसेल्फ बहुत अच्छी है, तो अगर उसमें टैक्स एडवांटेज नहीं भी मिलता तो उससे मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। एक ही प्रॉब्लम है कि 3 साल का लॉक इन है। बट हैविंग सेड दैट, 3 फंड्स है जहां से मैं आपको एग्जिट करने की सलाह दूंगा। एक तो बड़ौदा का रिटायरमेंट फंड, दूसरा श्रीराम का ELSS और यूनियन का ELSS। ये तीनों फंड से निकल जाए, बाकी के आप अपने फंड्स कंटिन्यू कीजिए, जो है निपॉन इंडिया मल्टी कैप, आपका इडलवाइज ELSS और आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। इसमें एक फंड और ऐड कर दीजिए, कोटक मल्टी कैप। ये एक फंड ऐड करने से आपके एग्जिस्टिंग फंड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस काफी अच्छा हो जाएगा। पर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है 2 करोड़ पहुंचने की, उसके लिए आपको काफी ज्यादा पैसा निवेश करना पड़ेगा, आज आप कर रहे हो उससे। ओके, तो आपको बदलाव करने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो में, और 10,000 के एडिशनल SIP करनी पड़ेगी आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। और जो सजेशन आपको दिए गए हैं, तो कोटक मल्टी कैप से आपको निकलने की सलाह है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप में आप बने रहें, ये सजेशन है। कोटक मल्टी कैप एक नया फंड सजेस्ट किया गया है, बड़ौदा रिटायरमेंट फंड, श्रीराम ELSS, यूनियन ELSS से निकलने की सलाह है। और जो 2 करोड़ का लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए आपको 57,000 की SIP लगानी पड़ेगी। 7,000 आप ऑलरेडी डाल रही हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा करना होगा अपने गोल को हासिल करने के लिए। तो या तो टाइम होराइजन इंक्रीज करें या अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करें। आगे बढ़ेंगे। शीतल हमारे साथ कनेक्टेड है पुणे से सवाल पूछने के लिए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शीतल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी वंदे मातरम, हनुमान बोल रहा हूँ। ओके, बताइए। मेरा निपॉन में 3,000 का एक है, HDFC 100 में एक 2,000 का, और एक्सिस ब्लू चिप में 2,000 का है SIP। तो यानी आपकी टोटल SIP कितने की है? 6,000 के 9,000 के आसपास है। 9,000 की SIP आपकी टोटल, जिसमें 3,000 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, और HDFC टॉप 100 में कितने हैं आपकी? 5,000 की है उसकी। आर यू श्योर 5,000 की? क्योंकि जो डिटेल्स आपने हमें भेजी थी उसमें 1,000 की SIP आपने कही थी। मैडम नहीं, सॉरी, वो 1,000 की है, और इसमें एक्सिस ब्लू चिप में 2,000 की है। ओके, तो एक्सिस ब्लू चिप में 2,000, HDFC टॉप 100 में 1,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 3,000। तो ये भी इन टोटल 6,000 की सिप ही हुई आपकी। आपने कहा 9,000 की सिप कर रहे हैं। नहीं, तीसरा जो है वो UTI में है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। UTI का कौन सा फंड है? UTI मिड कैप का। ठीक है, और 10,000 की आपको एडिशनल सिप करनी है? जी हाँ, और स्टेप अप मेरा हर महीने मतलब हर ईयर 10% का रहेगा। ओके, और अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू 4.5 लाख के आसपास है? नहीं, वो टोटल एक SIP की है। टोटल ओवरऑल देखा तो 15 या 16 लाख की तक चली गई है पोर्टफोलियो की वैल्यू। पोर्टफोलियो की वैल्यू 16 लाख है जी। ओके,
तो थोड़ा सा बदला इनका सवाल, जो डिटेल्स प्रीवियसली शेयर की गई थी उसके बेसिस पे। कीर्तन, में एक बार रिपीट कर देती हूँ इनका सवाल। पहले तो मैं इनके एग्जिस्टिंग फंड्स बताती हूँ जो कि 9,000 रुपये महीना ये डाल रहे हैं। यूटीआई मिड कैप डाल रहे हैं ये 3,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 3,000, 1,000 HDFC टॉप 100 में, एक्सिस ब्लू चिप में 2,000। ये हुए इनके 9,000 के फंड्स। पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी इस टाइम, जैसे इन्होंने मेंशन किया, 15-16 लाख के आसपास की है। 2 करोड़ का लक्ष्य है 10 साल में, और हर साल 10% स्टेप अप भी करते हैं। 10,000 के एडिशन स्टेप भी करनी है इनको। बताइए सजेशंस। आई थिंक 2 करोड़ का लक्ष्य काफ़ी स्टीप लग रहा है यहाँ से, क्योंकि अगर आप 12% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन, जिस पे मैं जनरली कैलकुलेशन करता हूँ, अगर 10 साल में 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, और आज अगर 16 लाख का भी पोर्टफोलियो, तो रफली 67,000 रुपीज़ की SIP लगेगी। आज अगर आप मान लीजिए आप जो भी SIP कर रहे हो उस पर 10,000 ऐड करेंगे, तो भी आपकी 16-17 हज़ार रुपये की SIP होगी, या 19,000 की SIP होगी, सॉरी। पर आपको इस SIP को 67,000 तक लेकर जाना है, तब जाकर आपका शायद ये 2 करोड़ का लक्ष्य 10 साल में अचीव हो सकता है। तो आप एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं कि आप स्टेप अप कर रहे हैं SIP को, पर SIP को थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लक्ष्य थोड़ा सा स्टीप लग रहा है वर्सेस जितना पैसा आप निवेश कर रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो पे 2-3 सजेशंस देना चाहूँगा। UTI का जो मिड कैप फंड है आपका, आप उससे कोटक के मिड कैप फंड से रिप्लेस कर दीजिए, और एक फंड और ऐड कर लीजिए आपके पोर्टफोलियो में, जो है PPFAS फ्लेक्सी कैप। तो अगर ये 2 चेंजेस कर लेंगे आप पोर्टफोलियो में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज मिड स्मॉल का एक समान बैलेंस आ जाएगा, और हर स्टाइल के इन्वेस्टमेंट्स का भी एक फ्लेवर आ जाएगा, वैल्यू, ग्रोथ और मोमेंटम। तो मुझे लग रहा है कि ये 2 चेंजेस आपके पोर्टफोलियो में शायद जरूरी है। ओके, चलिए अब पूछ लेते हैं कीर्तन के टॉप 4 फंड्स। ये रही सलाह शीतल आपके पोर्टफोलियो को लेकर। SIP ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको अपने गोल को हासिल करने के लिए। बताइए कीर्तन, कौन से फंड्स आपने ऑप्ट किए हैं? दीपाली जी, मैं बिलीव करता हूँ 4-5 फंड से ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत नहीं है पोर्टफोलियो में। तो एक ICICI का वैल्यू डिस्कवरी फंड, जो प्रॉबली लार्ज कैप फोकस्ड है। कोटक का मिड कैप, जो मिड कैप प्रॉब्लम सॉल्व करेगा पोर्टफोलियो में। निपॉन का स्मॉल कैप, और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। ये 4 फंड काफ़ी अच्छे फंड है। किसी को भी अगर 8 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो ये 4 फंड्स कंसिडर कर सकते हैं। तो ICICI वैल्यू डिस्कवरी, कोटक मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, ये चॉइसेस हैं कीर्तन की तरफ से, अगर आप नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन चलिए, शो को समेटने का वक्त है। थैंक यू कीर्तन आने के लिए शो में, और हमारे व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए शो के जरिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।